हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग जो है हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आज की क्लास नंबर है अपनी 16। कौन सी क्लास नंबर है? 16। इससे पहले की 15 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। इससे पहले लास्ट क्लास के अंदर मैंने पल्लवन का जो नियम है उसके बारे में बात की थी। और पल्लवन का नियम क्या कहता है कि जो तैरने वाली वस्तु होती है, यदि वह संतुलन की अवस्था में है तो वह क्या करती है, अपने भार के बराबर ही क्या करेगी, उतना ही भार द्रव का विस्थापित करती है। और जो ठोस होता है उसका गुरुत्व केंद्र और हटाया गया जो द्रव है उसका गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा के अंदर स्थित होते हैं। यहां तक की बातों को अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद में ससंजक और आसंजक यानी कि एडहेंसिव एंड कोहेंसिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग जो है अपने कॉपी और पेन को लेकर के तैयार हो जाइए और आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि घनत्व क्या होता है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि घनत्व होता क्या है। तो ये लिखेंगे आप कि घनत्व। अब देखिए, घनत्व को इंग्लिश में कहा जाता है डेंसिटी। और घनत्व होता क्या है? तो घनत्व होता है आपका द्रव्यमान यानी कि मास। एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा, क्या होता है? तो आपका द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि आपका मास बटे वॉल्यूम होता है। और आपको ये पता है कि द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में मापा जाता है, और जो आयतन होता है वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब इनमें मापा जाता है। तो इस प्रकार से घनत्व का जो मात्रक आएगा निकल कर, वो क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए? वो आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्यारे प्यारे बच्चों बोला है तो कोई गुस्सा मत हो जाना कि सर मैं तो आपसे बड़ो देखी जू मन थे बच्चों की कणकी हो, तो गुस्सा नहीं होना है, पढ़ाई में फोकस करना है। एक बार क्लास में किसी बच्चे ने बोल दिया था, उसके बाद से मैं हर क्लास में ये बोल देता हूँ। देखिए, अब घनत्व है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और द्रव्यमान बटे आयतन किलोग्राम और मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये एक घनत्व होता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब एक बार एग्जाम के अंदर आपेक्षिक घनत्व भी आ गया था। अब ये आपेक्षिक घनत्व क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये एक बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व का बेसिकली मतलब होता है कि जो वस्तु का घनत्व है वो, और अब वहां पर जो है अपन ये नहीं करेंगे कि आयतन का या द्रव्यमान का भाग देना है, नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का जो घनत्व होगा उसके रेस्पेक्ट में अपन जो है घनत्व निकालते हैं, उसी को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो क्या हो जाएगा? वस्तु का घनत्व। क्या हो जाएगा? वस्तु का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु है उसका क्या घनत्व है, बट्टे में आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों चीजों को समझ गए होंगे, और दोनों चीजों में छोटा सा एक डिफरेंस है वो भी समझ गए होंगे। हम क्या करते हैं, जैसे ही आपेक्षिक घनत्व दिखा हम द्रव्यमान बटे आयतन वाला ऑप्शन टिक करने में रहते हैं, जबकि वो आंसर नहीं होता। आंसर होता है वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना है। और इसकी जो मात्रक की अगर बात की जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि ये एक संख्या है। ठीक है, क्यों संख्या है?
क्योंकि ऊपर भी घनत्व, नीचे भी घनत्व, घनत्व से घनत्व की इकाई कटेगी तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई कुछ नहीं आती है, तो मात्रक नहीं है। अब ये क्या है, कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, प्रश्न आता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है और हम सीधा टिक करके आ जाते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे भाई, वो घनत्व का मात्रक है, आपेक्षिक घनत्व का तो मात्रक होता ही नहीं है। यह तो एक केवल सिंपल छोटी सी संख्या होती है। इसी के साथ इस आपेक्षिक घनत्व को मापा किसके द्वारा जाता है, तो मापने का यंत्र क्या है इसका भाई, तो इसके जो मापने का यंत्र है वो यंत्र कहलाता है हाइड्रोमीटर। क्या कहलाता है, हाइड्रोमीटर कहलाता है। ठीक, हाइड्रोमीटर, ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, और आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। और याद रखना कि आपेक्षिक घनत्व को मापने का जो यंत्र है वो हाइड्रोमीटर कहलाता है। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ये काम की चीज है। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व सीधे सीधे भी क्वेश्चन आएगा, और आगे मैं कुछ 3-4 पॉइंट लिखवाने वाला हूं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन तो जरूर आता है, और वहां ये घनत्व ही अपनी सहायता करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, अब आप जो है एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिखेंगे, और वो पॉइंट ये है कि अगर हम जल के अंदर, यानी जो हमारे पास पानी है, उस पानी के अंदर अशुद्धियां मिला देते हैं। क्या करते हैं, अशुद्धियां मिला देते हैं। तो जैसे ही अपन अशुद्धियां मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि इसका जो घनत्व था, डेंसिटी थी, वो बढ़ जाती है। और इसी के कारण समुद्र का जो जल होता है, यानी जो ओशियन का वाटर होता है, उसका घनत्व ज्यादा होने का कारण ही क्या है कि उस पानी के अंदर, उस समुद्र के जल के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई होती है। आपको पता होगा, जैसे कठोर जल है तो उसमें अशुद्धियों के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम उपस्थित होता है ना। ये चीज पता है कि नहीं है, नहीं पता होगी तो आगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में डिस्कस हो जाएगी, जब साबुन और अपमार्जक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो अब आप इसके अंदर जो है ये पॉइंट एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि यदि यदि जल में अशुद्धियां यदि जल में अशुद्धियां मिलाई जाती है मिलाई जाती है तो जल का घनत्व जल का घनत्व बढ़ जाता है। जल का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ही इसलिए ही समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व अधिक क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियां मिली हुई रहती है। ठीक है, दिख रहा होगा ना अच्छे से। हाँ, कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता दिया करें, उसको अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आप आगे लिखेंगे कि यदि, अब ये दूसरा पॉइंट देखो, बहुत ही शानदार पॉइंट आ रहा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि अपन जो है अगर पानी और तेल को मिक्स करते हैं तो तेल क्या होता है, ऊपर 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 तैरता है ना। पेट्रोल है, ऊपर ऊपर तैरता है। लेकिन वहीं पर अगर जो है अपन मिट्टी को लेकर के पानी में डालते हैं तो क्या मिट्टी पानी के ऊपर तैरती है, नहीं तैरती है। क्यों नहीं तैरती है, उसका कारण भी यही है कि जब भी आप अलग अलग घनत्व की वस्तुओं को लेकर के मिलाओगे
तो जो अधिक घनत्व होगा, जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, वो क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, और कम घनत्व वाली वस्तु ऊपर ही तैरती रहती है। समझ में आ गई बात? जैसे कि आपको पता होगा कि मिट्टी के तेल यानी केरोसिन को और जल को मिलाया जाए, तो आपको पता होगा कि केरोसिन का तेल ऊपर 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 तैरता है, और फिर अपने को जो है पानी कैसा दिखाई देता है, सतरंगी दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए जो फैक्ट्रियों से केमिकल वाटर निकलता है, वो एकदम चमकीले चमकीले टाइप का होता है। उसका कारण ही यह है कि उसके अंदर अशुद्धियां जो है वो ऊपर ऊपर तैरती है। तो अब आप लिखेंगे कि यदि विभिन्न घनत्व यदि विभिन्न घनत्व की वस्तुएं। अब आप सोचेंगे कि द्रव क्यों लिखा नहीं? भाई देखो, द्रव लिखता तो स्पेसिफिक हो जाता, वरना आपको इतना तो पता ही है कि भारी चीज होती है वो कहाँ जाती है, हमेशा नीचे, और हल्की चीज ऊपर तैरती है। तो मैंने सभी के लिए लिख दिया कि यदि विभिन्न घनत्व की वस्तुएं मिलाई जाए मिलाई जाए तो मिलाई जाए तो अधिक अधिक घनत्व की वस्तु अधिक घनत्व की वस्तु नीचे नीचे चली जाती है नीचे चली जाती है तथा कम घनत्व वाली वस्तु कम घनत्व वाली कम घनत्व वाली वस्तु ऊपर तैरती है। ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब गर्मियों के अंदर, जैसे अभी दिन चालू होने वाले हैं, तो बबूलिया वगैरह बनेगा, तो उसमें भी क्या है, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक के गिलासेस हैं वगैरह, जो थैली वगैरह होती है, वही ऊपर उड़ती है ना। क्या आपके घर के अंदर पड़ी हुई बाइक ऊपर उड़ते हुए कभी देखी है? नहीं उड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, भारी चीजें नीचे रहती है, हल्की चीजें ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है। अब इसका उदाहरण जो है आप वैसे तो लिख ही लेंगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बता देता हूं। पहला एक उदाहरण लिख लीजिए कि मिट्टी का तेल पानी में पानी में तैरता है इसी कारण से। ठीक है, तो आप समझ गए ना? अब मैं देखो सिंपल सी लैंग्वेज में नोट्स लिखवा रहा हूं, ज्यादा हिंदी का यूज नहीं कर रहा हूं, तो सीधे सीधे समझ जाओ कि मिट्टी का तेल पानी में तैरता है इसी कारण से। किस कारण से? जो ऊपर लिखवाया, इसी कारण से। बस इतना समझ जाइए। ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं कि द्रव के अंदर डूबी हुई जो वस्तुएं होती है, वो अपने आयतन के बराबर, और जो तैरती हुई वस्तु होती है वह अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? अच्छा, ये बीच में राजस्थान एकेडमी का आ रहा होगा। ये इसीलिए आता है कि कुछ लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और जो है सीधे पीडीएफ बनाकर खुद ही पढ़ाना शुरू नहीं कर देवे, तो अपन बीच में ये लगा देते हैं हाइलाइटर, ताकि डर रहे उनमें। आगे लिखेंगे अब इसके अंदर लिखेंगे कि द्रव में तैरती हुई वस्तु द्रव में तैरती हुई वस्तु अपने भार तथा द्रव में डूबी हुई वस्तु द्रव में डूबी हुई वस्तु क्या करेगी? तो द्रव में डूबी हुई वस्तु
अपने आयतन के बराबर आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित विस्थापित करती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि द्रव में जो वस्तु तैर रही है वो तो अपने भार के बराबर, लेकिन जो वस्तु डूब जाती है वह अपने आयतन के बराबर जो है द्रव को विस्थापित करती है। कई बार क्या है कि ये चीज हमें पता होती है कि द्रव में जो भी वस्तु तैरती है वह अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करेगी। अब हमारे फिर यही चीज पढ़ करके सीधा दिमाग में आता है कि अगर वस्तु डूब गई तो उस वस्तु के भार के बराबर नहीं, उस वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु के आयतन के बराबर द्रव को जो है वो विस्थापित करेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु जब पानी के अंदर चली गई तो ऑब्वियस सी बात है, वह वस्तु अंदर चली गई है तो जितना उस वस्तु का आकार होगा उतना ही तो पानी को रिप्लेस करेगा, उसका भार चाहे कितना ही हो। है? समझ में आई बात? तो इसलिए जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और फिर आप आगे लिखेंगे अब ससंजक यानी कि कोहेंसिव और असंजक यानी कि एडहेंसिव फोर्सेस की बात करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। सर कहाँ सुना होगा? हम तो कुछ सुनते ही नहीं है, हैं? अरे भैया आपने सुना है, फेविकॉल के ऊपर देखा होगा, फेविकॉल का जो डिब्बा आता है वहां लिखा होता है एडहेंसिव फोर्स, एडहेंसिव ग्लू। उसका मतलब ही ये है कि एडेंसिव का मतलब है अलग अलग चीजों को जोड़ने का कार्य करना। कौन करेगा? तो ऑब्वियस बात है फेविकॉल करता ही है ना, है ना? ठीक है, देखिए, चलिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत एक खुशखबरी का दिन भी है, क्योंकि राजस्थान एकेडमी जो है वो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों के प्यार से जो है आज 29,700 विद्यार्थियों का होने वाला है। केवल अभी प्रेजेंट में 4 विद्यार्थियों की कमी है। अब आप सुनते ही ये वीडियो शेयर कर देना तो जरूर से 7 पूरे हो जाएंगे और आप सभी लोगों के लिए फिर एक नया और भी अच्छा खासा सरप्राइज लेकर के आएंगे। ठीक, चलो, अब आप लिखेंगे ससंजक और असंजक बल, यानी कि कोहेंसिव एंड एडहेंसिव फोर्स। तो लिखेंगे ससंजक व असंजक, ससंजक व असंजक बल। ठीक, अब आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि इसका नाम जो है उसी से पता चल जाएगा। देखो, ससंजक, तो संजक जो वर्ड है ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको भूल जाइए, है ना? एक पल के लिए आप ये भूल जाइए कि यहां पर संजक वर्ड है भी। तो यहां पर तो लिखा हुआ है आपका स केवल, है ना? संजक को भूल जाए तो, और यहां लिखा हुआ है आ। तो अब इसका क्या मतलब है? देखो, स का मतलब होता है बेसिकली आपके सम्मान। स का मतलब क्या होता है? सम्मान। तो समान वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल होगा या समान द्रवों के मध्य लगने वाला जो बल होगा उसे अपन कहेंगे ससंजक बल। और असंजक का मतलब हो गया असमान वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, असंजक बल कहलाएगा। अरे सर इतनी सी बात? हाँ, बस इतना ही याद रखना है, और ये पूछा जाता है कि ससंजक और असंजक बल क्या होते हैं। तो अब आप जल्दी से इसके अंदर लिख लीजिए कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, लिखेंगे एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही प्रकार के या एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तो लगने वाला बल ससंजक बल होगा। कौन सा होगा? ससंजक बल।
ठीक, तथा भिन्न 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 पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज आपके क्लियर है। इसी के साथ आप एक और इसमें लाइन याद रखिएगा कि ससंजक बल का क्रम, ससंजक बल का क्रम ठोस ठोस के मध्य, फिर द्रव द्रव के मध्य और गैस गैस के मध्य। तो जो सहसंजक बल है वो सर्वाधिक लगता है ठोस ठोस के बीच में, उसके बाद थोड़ा सा कम लगता है द्रव द्रव के बीच में, और उसके बाद में गैस गैस के मध्य में सहसंजक बल सबसे कम लगता है। और इसी के साथ एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि दो धातुओं को सोल्डर, दो धातुओं को दो धातुओं को सोल्डर धातु की सहायता, दो धातुओं को सोल्डर धातु की सहायता से आप लोग जानते ही हैं कि वेल्ड किया जाता है। अब वो वेल्डिंग करते वक्त वहां जो बल लग रहा है वो आपका होता है कौन सा? आसंजक बल। तभी तो दो अलग अलग धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को भी जोड़ सकते हैं, या दो अलग अलग लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको अपन जो है गम डाल करके, जो फेविकॉल वगैरह डाल करके उनको फिट कर दिया जाता है। वो सब कब पॉसिबल होता है? आसंजक बल के कारण ही। तो लिखेंगे कि दो धातुओं को सोल्डर की से जोड़ना जोड़ना आसंजक बलों के कारण ही, जोड़ना आसंजक बलों के कारण ही, आसंजक बलों के कारण ही संभव है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आसंजक बल और ससंजक बल क्या होते हैं, और आपके ससंजक बलों का क्रम क्या होता है, और दो धातुओं को सोल्डर धातु की सहायता से जो जोड़ना है वो किसका उदाहरण है? तो वो आसंजक बलों के कारण ही पॉसिबल होता है, आसंजक बल का ही उदाहरण है। क्लियर? तो चलिए इसको भी आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और जल्दी से नोट डाउन करिएगा ताकि अपन जो है जल्दी से आगे भी बढ़ सकें और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और कर लिया हो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में आ जाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे प्यारे मेरे मित्रों, आप सभी लोगों ने इस चीज को समझा होगा, और अब अपन अगली क्लास के अंदर जो है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन वाला जो टॉपिक है, जिससे रिलेटेड कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो कीट पतंगे होते हैं वो पानी के ऊपर क्यों तैर पाते हैं, आपकी जो छोटी सी सुई होती है वो पानी के ऊपर क्यों तैर पाती है, इस प्रकार की चीजों को जो है अपन पढ़ने वाले हैं। और आप सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्लास जो है हम ड्यूरेशन आपका
30 मिनट तक का ही रखें या इससे लॉन्ग क्लासेस का ड्यूरेशन भी रखें? आप एक बार जो है इस चीज को कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसी हिसाब से फिर बड़ी क्लास लेने के लिए भी आप लोगों के लिए तैयार है और आप लोगों को निःशुल्क रूप से जो ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने की भी कोशिश करिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।